आज के इस वीडियो की प्रेरणा मुझे अपने एक एसोसिएट से मिली जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा है। वो पहली बार ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन देने वाला है और वो इतनी टेंशन में है। अरे सर, मैंने कभी पेपर नहीं दिया। अरे सर, इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं। अरे सर, मैं तो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ता था केवल, उसके बाद याद थोड़ी है मुझको कहीं से क्या आ जाएगा। एंड ही ब्रॉट इनटू माय नॉलेज अ स्टैटिस्टिक पार्ट विच सेज कि लास्ट ऑल इंडिया बार में लगभग 30% बच्चे फेल हुए थे। एंड वो सारी बातें बता करके परेशान हो रहा था। एंड आई रियलाइज कि अगर इसको ऐसा हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इस चीज से डील कर रहे होंगे या यही गलतियां कर रहे होंगे। सो उनसे आज हम डील करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कनिष्क। वेलकम टू अन अकेडमी। आज का वीडियो है कि ऑल इंडिया बार के इस प्रिपरेशन के आखिरी कुछ दिनों में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको बहुत तगड़े तरीके से अवॉइड करना है, वरना आपकी पूरी प्रिपरेशन को ये घुसा देंगी। Now, what is happening with my associate? Let's call him राम। ठीक है, उसकी भी आइडेंटिटी बची रहे और हमारी बात भी कन्वे हो जाए। लेट्स कॉल हिम राम। राम गलती क्या कर रहा है अब इस पूरी तैयारी में, ये समझो। राम ने क्या किया है, उठा करके पूरे ही पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। राइट? ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज गया नहीं या फिर उसने कभी पेपर्स देखे नहीं। इनफैक्ट वो पास भी अच्छे मार्क्स से हुआ है, उसके काफी डिसेंट मार्क्स हैं, इफ नॉट अ टॉपर। ऐसा भी नहीं है कि वो बस लाइन पे पास हो रहा है। He's done pretty well। पर उसका ये कहना है कि सर, मैं सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ता था। एग्जाम में मुझे पता होता था कि किस तरीके का प्रोफेसर है, वो किस तरीके का सवाल पूछेगा। पीवाईपीज में देख लेता था और उसके अकॉर्डिंग मेरा हो जाता था। उसके बाद मैंने वो किताब उठाई ही नहीं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है राम के साथ कि वंस ही हैज रेड अ बेयर एक्ट, अब उसके पास क्वेश्चन आता है तो ही इज 80% श्योर, कि ये फलानी बैराट से है। बट द रिमेनिंग 20% उसके कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देता है। वो सोचता है कि यार मैं पहले बाकी के बैराट्स भी देख लूं, कहीं इसमें तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं कर रहा। एंड दिस लूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस किल्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम। उसके लिए एक्यूरेसी इस समय प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम है समय। हालांकि 3 घंटे हैं, 100 सवाल हैं, आराम से किए जा सकते हैं। पर जब आप घबराहट में ये सोचने लग जाते हो कि अरे यार ये दूसरे में भी हो सकता है, अरे यार ये उसमें भी हो सकता है, डोंट। आपने किताबें खोली हैं, आपको मालूम है कि किन किन पे जा सकते हो। सबसे पहले वहीं रिलाय करो जहां आपका इंस्टिंक्ट कहता है, जहां आपकी तैयारी कहती है। आपने खाली तैयारी नहीं करी है, आप बैठ के चने नहीं खा रहे थे, आपने पढ़ा है, किताबें खोली हैं। इन दैट सेंस आपको कॉन्फिडेंस इस समय लूज नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत जबरदस्ती की मिस्टेक आपके लिए साबित हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज से आपको बच करके चलना है। दैट इज वन फर्स्ट मिस्टेक। दूसरी गलती है अपनी तैयारी पर भरोसा ना रखना। राइट? देखो, कुछ ही समय बाकी है। राइट? बहुत लंबा समय अभी अपने पास बचा नहीं है। तो इस कुछ समय में या तो आप अपनी तैयारी पर भरोसा रख करके थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलो, प्रैक्टिस करते हुए चलो, या फिर आप फिर से उन सब्जेक्ट्स को देखना शुरू करो फ्रॉम स्क्रैच। कुछ बच्चों ने अभी हाल फिलहाल ये शुरू किया है कि वो बैठ करके पूरे पूरे बेयर एक्ट्स पढ़ रहे हैं। अरे दोस्त, अब इतना समय है क्या कि आप बैठ करके पूरे पूरे बेयर एक्ट्स पढ़ेंगे? ना तो उतना डेप्थ से सवाल आता है, ना ही उतना आपको नॉलेज होना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कहां से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। राइट? उतने लेवल की अगर आपकी प्रिपरेशन है तो बस उसको होन करो, बस उस प्रिपरेशन को और शार्प करो। ये वाली चीजें मत करो कि यार मैं एक बार फिर से एक बार उठा करके देख लेता हूं, शायद मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। कंसेप्चुअली तो बहुत डीप में सवाल आ ही नहीं रहे बेटा, कंसेप्चुअली सवाल आ ही नहीं रहे। मेनली मैं बता रहा हूं कि वो जो लास्ट टाइम बच्चे फेल हुए थे, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उनमें से कुछ बच्चों से बातचीत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसमें से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी किताब देखी ही नहीं थी, बैराक देखे ही नहीं थे, तैयारी जीरो थी। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में गए थे कि ये पेपर तो सबका निकल जाता, हमारा भी निकल जाएगा। अरे भैया, आसान है, काफी आसान है, पर ऐसे भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ही आ जाओ। राइट? और उसमें कई ऐसे थे जो पूरे सवाल ही नहीं कर पाए, जो मैंने राम की गलती आपको बताई।
वो बैठ करके बेचारा बैराक पे बैराक बोले इसको, अच्छा इसमें यहां दिया तो है लेकिन ये दूसरी बैराक में भी था शायद, उसको खोल के भी देख लेते हैं। ऑप्शन में 4 एक्ट दिए हैं तो वो चारों एक्ट खोल के देख रहे हैं। अरे भाई, अपनी तैयारी पर थोड़ा विश्वास रखो। अगर आप इतना समय व्यर्थ करोगे, व्यतीत भी नहीं बोलूंगा, व्यर्थ करोगे कि आप बैठ करके ऑप्शंस के सारे बैराक पलट रहे हो, सारे सेक्शन खोल खोल के देख रहे हो, फिर तो आपको समय लग जाएगा। और अगर ऐसा है, अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है, यदि आपको इतना भरोसा नहीं है, ठीक है, तो फिर अभी समय है, अपने टाइम को मास्टर करो, अपने टाइम को मास्टर करो, थोड़ा जल्दी पढ़ने की आदत डालो। कैसे डालोगे? देखो, किताबों से भी डाल सकते हो जनरली। अब जैसे मेरी रीडिंग की हैबिट तेज कैसे हुई, बैठ करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेज में, इनफैक्ट 12th में जब क्लैट का दिया था पेपर, उस समय पढ़ने की आदत थी लेकिन धीरे धीरे पढ़ते थे। तो एक पन्ना पढ़ने में कितना समय लगा, अब कल दूसरा पन्ना मैं उससे कम टाइम में पढ़ूंगा, परसों उससे कम टाइम में। कोशिश करो कि मैं उसको रिटेन कर करके कराऊं। जस्ट लाइक एनी मसल इन द बॉडी, योर ब्रेन कैन बी ट्रेन्ड। उसको ट्रेन करो और उसके साथ काम करो। सिट विद योर माइंड, विद द फोकस कि मुझे क्या करना है, एंड विद दैट सिंगल फोकस मैनेज व्हाट यू हैव। तो अगर तैयारी इतनी है कि हाँ बेसिक्स मुझे पता है, क्लियर है, अगर मैं थोड़ा बहुत देख लूंगा, रिवाइज कर लूंगा, या किताब मुझे पता है कौन सी किताब में आंसर मिल जाएगा, बस। अब ये मत सोचना कि इतना आसान तो आ ही नहीं सकता, आएगा। कई बच्चों ने सिर्फ ये सोच के गलतियां करी हैं, यार इतना इजी थोड़ी आएगा, इसमें कुछ तो ट्रिक है, एंड देन दे वेंट ऑन इंटरप्रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर राइट, सॉरी राइट टू नहीं, स्ट्राइक करके कुछ था, है ना, राइट टू स्ट्राइक नहीं था, तो स्ट्राइक करके कुछ था। अब स्ट्राइक लिखा था, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, ठीक है, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, उसको उसी सेंस में आंसर देना था। वो भाई ने कहा इतना इजी नहीं हो सकता। उसने कहा स्ट्राइक का और क्या मतलब होता है? स्ट्राइक मतलब होता है मारना। मारना तो कुछ नहीं होता है, ये यहां ट्रिकी होगा, कर दिया गलत, राइट? एंड दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेपर्स। तो एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना है। अगर ऐसा लग रहा है कि सवाल बहुत इजी आया है तो वो बहुत इजी है, मान लो उसको और कर दो उसी हिसाब से मार्क। ठीक है जी, अपनी तैयारी पर या तो भरोसा रखो, या अगर नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ पा रहा है, मैंने उतना नहीं पढ़ा है, तो अपने टाइम को मास्टर करो। फिर बैठ करके इस तरीके से इसको अप्रोच करो कि बॉस, मेरे को ना पेपर पढ़ने में लग जाता है 1 घंटा, तो मैं कोशिश करूंगी मैं पूरा पेपर पढ़ूं 45 मिनट्स में, राइट? एक उदाहरण के तौर पर 45 मिनट्स में, और मुझे 4 बैराक देखने में लग रहा है लेट्स से 1 और घंटा, तो वो देखूं मैं अगेन 40-45 मिनट्स में, राइट? मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूं। यही 2 तरीके हैं इसको करने के। चलो, अगली गलती छोड़ो, डूज एंड डोंट्स। इस प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है। देखो, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले जुडिशरी के संदर्भ में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम ही कोई नई चीज मैं यहां बता रहा हूं, बट देन व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड व्हाट यू शुड not be doing, or rather what you should be avoiding is something very important, ठीक है? ध्यान दो, पहले मैं डूज बता देता हूं आपको। इस समय आपने करनी है प्रैक्टिस, ये आपको आगे आएगा, ठीक है? मैं आगे की स्लाइड्स में इसको डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज आपको करना है रिवीजन। रिवीजन किस तरीके से? रिवीजन, मेरी एक बात मानो, इंडेक्स रिवाइज करना शुरू करो। ये मैं एआईबी के लिए रामबाण चीज आपको बता रहा हूं, रिवीजन ऑफ द इंडेक्स। ऑल यू हैव टू डू इज, इंडेक्स आपने खोला और उसको सर्राटे से पढ़ लिया। पूरा बैराक पढ़ने की जगह केवल शुरुआत के 4-5-6 पेज, 8 पेज जिसमें इंडेक्स दिया है, उसको रिवाइज कर लो। उससे फायदा सिर्फ ये होगा कि आप ना फंसोगे नहीं, आपको मालूम रहेगा कि किस सब्जेक्ट मैटर से कहां डील किया गया है। जैसे अब ईजमेंट्स तो आपके में नहीं है, लेकिन अगर मान लो लाइसेंस आ गया तो आपको मालूम है कि ईजमेंट्स में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए में दिया हुआ है, राइट?
उसी तरीके से किसी जंगल की बात हो रही है, नदी की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है, एनवायरमेंट लॉज में दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव लॉज में, राइट? एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा भी फॉरेस्ट एक्ट, तो उसमें प्रोवाइडेड है। तो आप जब इंडेक्स देख लोगे ना, तो आपको मालूम होगा कि इसमें ना क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? उतना नॉलेज, बेसिक वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तीसरी जरूरी चीज है केस लॉस। ये गड़बड़ हुई है बहुत सारे बच्चों से लास्ट टाइम, ठीक है? केस लॉस पढ़ के ही नहीं गए, या आता तो बेयर एक्ट से ही है। अरे साहब, बेयर एक्ट से आता है, पर केसेस भी तो आते हैं। कम से कम 10-15 केसेस आप एक्सपेक्ट करके चलें, 10 to 15 केसेस आप एक्सपेक्ट करके चलें कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो 80-85 नंबर का प्रोविजन और 10-15 नंबर का, 20 नंबर का केस लॉ, ये आप एक्सपेक्ट करके चलें। तैयारी कैसे करनी है? तैयारी बहुत सिंपल है इसकी। कुल मिलाकर के 50 केसेस की एक लिस्ट बना लो। कुल मिलाकर के 50 केसेस की एक लिस्ट बना लो। लैंडमार्क, रिसेंटली लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है? इंक्लूसिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये सब मिला करके 50 जो टॉप सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। कैसे पता चलेगा? पुराने क्वेश्चंस देखो, असेस करो। अभी टाइम है, 2 दिन भी अगर निकाल कर, सो सॉरी, 2 दिन भी अगर निकाल कर पीवाईक्यूज देख लिया ना बेटे, बहुत हद तक आप ऐसी स्थिति पर आ जाओगे कि आपको मालूम होगा कि कौन से एक्ट में कहां से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से एक्ट से केसेस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के केसेस पूछे जा रहे हैं, और उसका आप एक बंच बना करके रख सकते हो। रीसेंट जजमेंट्स उठा लो, आपको बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे देता है रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको रेफर करो। कहां जाना, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, ये और वो सब छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट पे है, देख लो उस पर जाकर के। एंड उससे जो आपकी तैयारी होगी ना, उसमें 20 एक जजमेंट होंगे हार्डली। उससे जो आपकी तैयारी होगी ना, अनप्रेसिडेंटेड, इससे ज्यादा केसेस आपको दिमाग में बिठाने ही नहीं। देखो, 10-15 नंबर के लिए खुद को इतना नहीं घिस देना है कि भाई बाकी के हम स्वाहा करके आ जाएं, राइट? 10-15 बहुत होते हैं, आई एग्री, बट इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं होती है बेटा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट? इसमें परसेंटेज नहीं आएगा, कोई टॉपर नहीं है, कोई लास्ट रैंक का नहीं है। इस पे सिर्फ आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके 100 में से 99 आए, चाहे 100 में से 50 आए, पास तो पास है, सिर्फ पास लिख के आना है, क्लियर हो गया भाई आपका, दैट्स इट। उसके लिए ये 10-15 नंबर की जितनी तैयारी आप कर सकते हो उतनी ही करनी चाहिए। बहुत ज्यादा खुद को पुश नहीं करना चाहिए। जब आपके हाथ में 85 मार्क्स के प्रोविजंस हैं जिसको आप गारंटी से स्कोर कर सकते हो, और आपको पता है यहां से यहां तक के ही है भाई, राइट? क्योंकि केसेस का कोई और छोर नहीं है, केसेस कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकते। केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लैंडमार्क जजमेंट 200 से ज्यादा है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लैंडमार्क जजमेंट 200 से ज्यादा है। फिर बाकी आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह तो छोड़ दो, क्या क्या करोगे और कितना करोगे, कहां कहां ढूंढोगे, क्या क्या रखोगे, उतना मत जाओ। 50-60 केसेस हैं, 20 एक दिन है, आराम से निपटा लोगे 20-25 दिन में, राइट? कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं आएगी। प्रोविजंस पर आपको ध्यान देना है, राइट? डोंट्स वो चीजें हैं जिनको हम अभी ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल में मैं भी यहां पर नहीं जा रहा हूं। अगला देखो, प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लेना एक बहुत बड़ी भूल आपसे हो सकती है। इट्स अ ह्यूज ब्लंडर जो इस समय किया जा सकता है। देखो, प्रैक्टिस भी मैं बताऊं, आई वेरी ऑफन रिकमेंड कि 2 तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस आपकी 2 तरीके से होनी है। पहला, टाइम बाउंड, दूसरा फ्लैश, या फिर एक्टिव रिकॉल, ठीक है जी? टाइम बाउंड तैयारी कैसे होती है? टाइम बाउंड तैयारी ऐसे होती है कि आप 3 घंटे में एआईबी का एक पेपर सॉल्व करने वाले हो। एक पुराना पेपर उठा लिया आपने और उसको 2 घंटे या उससे कम के टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो। रखो अपने पास किताबें, सब रखो, लेकिन 2 घंटे या उससे कम में सॉल्व करने की कोशिश करो,
ठीक है? एक बच्चा था, मतलब आज से 2-3 साल पहले मेरे साथ काम करता था। उसका ये अलग सिस्टम था, जब उसने पहली बार एआईबी दिया था, तो ही वेंट विद हिज बैराक्स एंड उसने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सरसरी निगाह से देखा 10 मिनट में, और 10 मिनट के हिसाब से उसने टेंटेटिवली बैराक जमा लिए। देखो क्वेश्चंस ना इसमें बहुत ऐसे मिक्स होकर के नहीं आते कि एक इधर आ गया, एक उधर आ गया। थोड़ा-थोड़ा सेट के हिसाब से आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिक्स अप होते हैं। ये भी होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन से और 50 कॉन्स्टिट्यूशन से और 90 कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी होता है। बट मोस्टली आपको आस-पास ऐसे सवाल मिल जाते हैं। तो उसने एक टेंटेटिव वे में बैराक्स को रख लिया, भाई सबसे ज़्यादा वेटेज कॉन्स्टिट्यूशन का है, सबसे ऊपर वो, फिर ये, फिर वो, फिर ये। उसको मालूम है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आएँगे, तो उसको सबसे ऊपर रखो ना, कहाँ बैराक ढूँढने में टाइम लगाऊँगा। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो आपका टाइम खा सकती हैं। आई अप्रिशिएट हिज टेक्निक मेनली बिकॉज़ उसने सोचा कि मैं वो 10-20 सेकंड भी जो मेरे जा रहे हैं ना हर सवाल में, मैं क्यों जाने दूँ? मुझे ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने सामने ऐसे बेयर एक्ट के बंच रखे, दोनों, बंच 1 सिविल, बंच 2 क्रिमिनल, एंड वेटेज के हिसाब से उनको लगा दिया। वो जाते ही लगा कर बैठा है और 10 मिनट के अंदर उसने देख लिया भाई क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, थोड़ा बहुत उसको शफल करना था, हो गया। अब उसने जब चालू किया तो उसके वो जो छोटा-छोटा टाइम जा करके 2-5 मिनट का भी नुकसान करता, वो भी उसका नहीं हुआ, व्हिच वाज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। बट आई वुड सजेस्ट कि वो उसके लिए पेपर के 10 मिनट नहीं गंवाते हुए, अब शुरुआत में जैसे ही जाओ वहां पर अपने बैराक्स को इस तरीके से लगा लो। ठीक है? ये टाइम बाउंड आपकी जो प्रैक्टिस है इसको बहुत सीरियसली लो, क्योंकि 2 घंटे में अगर आप घर पे कर पा रहे हो ना, तो वहां 3 घंटे में कर लोगे। कई बार ऐसी गड़बड़ियां होती हैं कि भाई मुझे सेंटर गलत पता चल गया, एक ही नाम के 2 सेंटर में गलत जगह पहुंच गया, राइट? कई बार ऐसी गड़बड़ होती है कि मैं गलत रोल नंबर पे जाके बैठ गया, मेरी गलती नहीं है, मुझे उसने बोला गार्ड ने कि भाई वहां पर बैठ जाओ, मैं बैठ गया। अब वो मेरी सीट थी ही नहीं, राइट? तो मेरे 10 मिनट वहां चले गए, मेरे 15 मिनट वहां चले गए। सर इन्विजिलेटर आ गया था, उस फिर मेरे से बातें करने लग गया, अब वो ऐसे इन्विजिलेटर है, आप कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं। तब पंखा बंद हो गया था, मुझे घबराहट हो रही थी। कोई, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू ऑल दैट। दे मस्ट बी देयर, दे मस्ट बी जेन्युइन, बट किसको किसको बताओगे, राइट? तो उसकी जगह अपनी तैयारी को ऐसा रखो कि मैं जितना जल्दी हो सकता है उसको खत्म कर, 3 घंटे मिल रहे हैं, मैं 2 या 2 से कम में निपटाऊंगा घर पे। तब जाकर मैं ऐसी स्थिति में हूं कि वहां पर मैं ये रिस्क ले सकता हूं कि हाँ 3 का 3 मैं अवेल करूं, राइट? लाइकवाइज दिस इज फ्लैश या एक्टिव रिकॉल, दिस इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है ये। एआईबी क्या, मैं तो कहता हूं किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप एम करो, एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, जुडिशरी हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये सबसे अच्छा तरीका है, फ्लैश या एक्टिव रिकॉल। फ्लैश रिवीजन होता है कि मैंने आपको सामने बिठाया, आई एम योर फ्रेंड, मेंटर, टीचर, घर का व्यक्ति, कोई भी, ठीक है, मम्मी पापा, किसी भी व्यक्ति को, किताब ली उसने, सिमिलर किताब ली मैंने, और मैंने वो किताब यूं खोली जैसे अभी मेरे पास सीपीसी है, ठीक है? मैंने किताब ऐसे खोली, एंड आई आस्क कि अच्छा मुझे ये बताओ कि प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहां दिया है? ढूंढो फटाफट, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपके पास बैर एक्ट है, ढूंढो कहां दिया है, राइट? कई बुक्स में ट्रिक्स भी होती हैं कि 59 999 से नए टॉपिक शुरू होते हैं, बट सब में नहीं होता और अभी वो ढूंढने का टाइम भी नहीं बचा है। बट देन ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। या फिर मैंने उठा करके एक किताब ले ली क्वेश्चंस की, चाहे वो ऑल इंडिया बार के हों, चाहे वो जुडिशरी के हों, कुछ भी हो, और आपको मैंने 4 किताबें दे दी। अब उसमें से मैंने उठा करके आपसे रैंडमली सवाल पूछने शुरू किए, रैंडमली, ठीक है? आई कैन आस्क अ कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, आई कैन आस्क अ कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन, आई कैन आस्क एन आईपीसी क्वेश्चन। यू हैव ऑल द बुक्स, रेफर, एंड विद इन 1 मिनट, विद इन 1 एंड हाफ मिनट्स आपको देख करके बताना है कि उसका सही आंसर क्या है। ये आपको प्रॉम्प्टली एक्टिव रिकॉल के लिए तैयार करेगा, क्योंकि एग्जाम में यही होना है, आप सवाल देखोगे उसके बाद टाइम नहीं है, तुरंत सोचना है ना कि कहां मिलेगा, तो उठाओ बेयर एक्ट और देख लो, राइट? सो इस चीज के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी जब आप एक्टिव रिकॉल के तरीके से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाओगे, ठीक है? सो प्रैक्टिस को बहुत सीरियसली लेना बॉस। कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं? अब देखो इसमें भी वेटेज क्राइटेरिया होता है, ठीक है? वेटेज क्राइटेरिया इस तरीके का है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी,
आईपीसी। अब ये इसमें नए वाले भी हैं ना, बीएनएसएस और बीएनएस, इनमें 8 से 10 सवाल आप मान करके चलो कि आ सकते हैं। 8 to 10 क्वेश्चंस, ये 8 से 10 मार्क्स का होता है। मॉडरेट सब्जेक्ट्स होते हैं फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, टॉर्ट्स, ठीक है। इसमें आपके 4-5 मार्क्स के वो आते हैं क्वेश्चंस। लो वेटेज, कंपनी लॉ, साइबर, एनवायरमेंटल, आईपीआर, इससे 1 या 2 ही सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं, स्किप नहीं कर सकते। न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, राइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो कि आपके पास जो बैरक्स होंगी ना, उन बैरक्स में कंपैरेटिव चार्ट्स होंगे, राइट। बीएनएसएस और सीआरपीसी के, बीएनएस और आईपीसी के, बीएसए और एविडेंस के कंपैरेटिव चार्ट्स आपके पास होंगे। वो आप अगर लेकर के जा रहे हो और शुरुआत में आपको कंपैरेटिव चार्ट दिख रहा है, तो आपके लिए बहुत सारे सवाल बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मर्डर जो है वो बीएनएस में कहां डिफाइंड है। अब आपको याद है कि आईपीसी में था भाई 302 के उधर 300, 299, 300, 301, 302 वो वाला पूरा एरिया जो है वो मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, इन्हीं सब से डील कर रहा है। तो आप फटाफट से आपने कंपैरेटिव चार्ट खोला, देखा अच्छा इसकी ये है, और उसको मार्क कर दिया। गलतियां एक और तरीके की होती हैं, बच्चे डेफिनेशन और पनिशमेंट में गड़बड़ करते हैं। पूछा गया है कि फलानी चीज डिफाइंड कहां है, आपको याद रहता है कि इसकी पनिशमेंट यहां दी है, और आप उसकी पनिशमेंट का सेक्शन मार्क करके आते हो। तो ये सिली मिस्टेक्स मत करना, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके खुद को ही परेशान करोगे, ठीक है। इसलिए इस पार्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। एंड लास्टली अगर मैं फिर भी फेल हो गया या हो गई तो क्या, राइट। देखो वैसे तो इस चीज को समझ करके चलो कि दिस इज एन एग्जामिनेशन जिसमें फेल करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसा कम ही संभावित है कि आप फेल हो गए इस एग्जामिनेशन में। या तो आपने, हो सकता है कभी किताब रिवाइज ना करी हो सकता है आपने एजुकेशन के दौरान इसको पढ़ा हो और एंटायरली आपने उसके बाद ध्यान ही ना दिया हो, राइट। हो सकता है आपने प्रैक्टिस ही ना करी हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले गए हो। ऐसी कुछ परिस्थितियों में फेल होना संभव है। कई बार फेल होने का कारण आपके हाथ के बाहर का भी हो सकता है। इट कुड बी समथिंग कि आप सही टाइम पर पेपर देने नहीं पहुंच पाए, या फिर जो मैंने अभी कारण आपको बताए, दोज आर आउट ऑफ योर हैंड्स। बट इन एनी केस अगर आप नहीं भी क्लियर कर पाते हो ये एग्जामिनेशन, तो भी यू हैव मल्टीपल अटेम्प्ट्स। व्हाइट से क्यों लिख रहा हूं मैं व्हाइट के ऊपर, मल्टीपल अटेम्प्ट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज द पैटर्न डज नॉट चेंज। ऐसा नहीं होता कि इस बार सर एआई भी बहुत मुश्किल आया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। अगर बेसिक नॉलेज है आपके पास, आप इसकी तैयारी करके जा रहे हो, आप फोड़ दोगे ये पेपर, ठीक है। इतना अपने ऊपर भरोसा रखो। और अगर बाय चांस फॉर एनी रीजन विच इज विद इन और विदाउट योर कंट्रोल ऐसा होता है कि भाई आप क्लियर नहीं कर पाए ये एग्जाम, कोई बात नहीं, फिर से आएगा अगले साल, तब तक भी आप वकालत कर सकते हो, आपकी सनद तो वैलिड है, राइट। तो देयर इज नो हार्म, सनद मिली है, उसके आधार पर ही वकालत कर रहे हो, है ना। तब तक भी आप कोर्ट जाना चालू रख सकते हो। अपने नॉलेज को बढ़ाओ, थोड़ा सा बैराक को पलट पलट के बीच बीच में देखते रहो, और 1 साल जो आप कोर्ट में बिताओगे ना, आपको इतने बढ़िया तरीके से सेक्शंस और प्रोसीजर याद हो जाएगा कि जो चीजें पूछी जाने वाली हैं उन चीजों के लिए आप कहोगे बिना बैराक के आंसर कर सकता हूं मैं, राइट। फिर भी अगर आप कर भी सकते हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार देख लो बैराक, कोई नुकसान तो है नहीं देखने में, राइट। और जब इतना टाइम है, मौका मिला है, अवसर है कि भाई बैराक मिली हुई है, तो पलटा लो एक बार, कोई नुकसान नहीं। हड़बड़ाहट में आंसर्स मार्क मत करना, क्योंकि पेन एंड पेपर एग्जाम है, इसमें आंसर्स चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करो, और जो मेजर चीजें मैंने यहां बताई करने के लिए उन पर फोकस करो, एग्जाम इजीली निकलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड नाउ लेट मी टेल यू, क्योंकि आप इसी की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें अनअकैडमी भी आपकी हेल्प करेगा, राइट। एआईबी मॉक टेस्ट, एआईबीई के ही एग्जामिनेशन के पैटर्न पर वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन 9th of November 2025 सुबह 11 बजे से, राइट। फर्स्ट रैंक वालों को 75% स्कॉलरशिप, सेकंड को 70 और थर्ड को 65% स्कॉलरशिप की यहां पर प्रोविजंस हैं। अदर देन दैट, अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो, नॉट टू लेट, एट अ वेरी 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 स्मॉल टोकन अमाउंट,
आप बैरिस्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो ऑल इंडिया बार के लिए है। बहुत अच्छे से आपकी इसमें तैयारी हो जाएगी इन द रिमेनिंग डेज एज वेल। थोड़ा सा आराम से बैठ करके कुछ रिकॉर्डेड भी होंगे लेक्चर्स, तो उनको भी देख लेना। और अगर ज्वाइन कर रहे हो तो स्टिल हैव सम टाइम ऑन योर हैंड्स कि आप इसको कर सकते हैं। देन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका वेरी रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी निकला है, 2024 वाले है, जिसका अभी रिजल्ट आया था, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस टू देम। यू कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज कैंडिडेट्स कि भाई अगर ये लोग इतने टफ एग्जामिनेशन को, जिसमें वैकेंसीज भी कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, एंड यू नो सिलेबस भी बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, जब इन चीजों को ये लोग क्लियर कर सकते हैं, तो फिर AIB एग्जामिनेशन को क्लियर करना हमारे लिए कभी भी हेडेक या डीमोटिवेटिंग नहीं होना चाहिए। ये इंस्पिरेशन आप इनसे ड्रॉ करें, इसलिए इसको डाला गया है। एंड लास्टली, अनअकैडमी हैज इंट्रोड्यूस्ड ऊना, विच इज योर न्यू AI फ्रेंड। आप लोग बैठ के जो चैट GPT से सवाल पूछते हो, क्लाउड से, ग्रॉक से, जेमिनाई से, ऊना से पूछो। आपकी पूरी तैयारी में ये आपका साथ देने वाला है। इसमें वॉइस मोड भी है, आपके लेसन्स को समराइज कर देगा, क्विज मोड भी है, आपसे सवाल जवाब कर लेगा, एंड आपकी तैयारी के ही दृष्टिकोण से इसको डेवलप किया गया है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म, सिर्फ जुडिशरी और बार एग्जामिनेशन तो है नहीं, लैक्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अनअकैडमी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैव डाउनलोडेड एंड वो इसका बेनिफिट ले चुके हैं, राइट? दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू एज वेल। टॉक टू ऊना, अनअकैडमी की ऐप एंड वेबसाइट पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। गो अहेड एंड check this out. Thank you so much. Have a great day.